A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। और आज हम पहला चैप्टर करने वाले हैं ज्योग्राफी, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, या हम कहें सोलर सिस्टम। ठीक है ना। तो भैया ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो एनडीए में तो हर साल ही क्वेश्चन आता है, और सीडीएस में भैया अगर आपके नसीब में दिखा तो ये एक ना बिल्कुल लकी टाइप का क्वेश्चन है, सबसे आसान चैप्टर है आपका। जरा देखते रहा। सबसे पहले अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यार यूनिवर्स के बारे में एक हाइपोथेसिस दी गई, इसका नाम था एडविन हबल। ठीक है ना। बहुत सारे लोग थे पर एडविन हबल ने एविडेंस प्रोवाइड करा था। ठीक है। आप कहेंगे पहले ये नहीं थे, तो पहले नहीं कह रहा हूं मैं, एविडेंस प्रोवाइड करने वाले पहले ये बंदे थे। उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पटाखा है, ये पटाखा फटा तो फटने के बाद इसके मटेरियल क्या जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, राइट था। तो ऐसे ही कहा गया ये यूनिवर्स एक छोटा सा कुछ था पहले और फिर ये फट गया, और फटने के बाद ये एक्सपेंड हो रहा है। और इस एक्सपेंड होने की थ्योरी को इसने कहा बिग बैंग थ्योरी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब बिग बैंग थ्योरी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भैया बिग बैंग थ्योरी एक एक्सपेंडिंग थ्योरी है। नाउ अब क्या माना गया, एडविन हबल ने कहा कि भाई ये जो पटाखा था पहले किससे बना हुआ था, ये गैसेस से बना हुआ था, और ये गैसेस जाके फिर फटी, और जब ये फटी तो ये ऐसे यूनिवर्स फॉर्म में बनने लगी, और उसी में गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, अर्थ, मून, सन, ये सब बनने शुरू हो गए। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। नाउ अब यहाँ पर आते हैं एक चीज, नेबुला। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब कहते हैं कि यह जो नेबुला होता है वो एक लार्ज क्लाउड होता है। ठीक है ना। और ये लार्ज क्लाउड किससे बना होता है, हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। अब जो गैलेक्सी स्टार्ट होती है फ्रॉम द एक्यूमुलेशन के मतलब इकट्ठा की स्थिति गैसेस फॉर्म से स्टार्ट होती है, और इसको उसने बोला नेबुला। अब जरा समझाता हूँ नेबुला में होता क्या है। नेबुला के बारे में अगर मैं बात करूं आपके सामने, नेबुला हाइपोथेसिस क्या कहती है, ये जो सोलर सिस्टम है वो बिलीव करा जाता है कि वो जायंट क्लाउड से मिलकर बना है। ठीक। और उसको उसने क्या बोला, नेबुला। नाउ अब इस नेबुला के अंदर क्या होता है कि नेबुला एक टाइम बाद कोलैप्स हो जाता है, मतलब फट जाता है, और फटने के बाद ये आपका सन बनाने लगता है। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम में और डिटेल में आके लेके जाऊं, देखो ये वाला से देखो जरा, ये आपका गैसेस फॉर्म एक बन जाता है। ठीक है। ये गैसेस फॉर्म फटने लगता है, और तब यहां से आपके सोलर सिस्टम क्रिएट होने शुरू होते हैं। नाउ अब जरा हम थोड़ा और इसमें थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं, बहुत ध्यान समझ रहा। तो पहले क्या हुआ कि आपकी गैसेस फॉर्म हुई। ठीक है ना। उस गैसेस को इसने कहा नेबुला, और नेबुला बना किससे होता है, हाइड्रोजन से बना होता है। किससे बना होता है, हाइड्रोजन गैस से। ये फटेगा तो सोलर सिस्टम बनेगा। क्लियर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। नाउ अब जरा एक बात तो समझनी है। तो नेबुला हाइपोथेसिस तो हो गई कि अपनी गैलेक्सी यूनिवर्स बने कैसे। दूसरे आता है प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन। प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो ये कहता है कि पहले जो हवा में डस्ट पार्टिकल ये सब थे वो आगे ना उड़ रहे थे, सारे मिनरल एक साथ उड़ रहे थे अलग अलग डायरेक्शन में। फिर एक टाइम बाद हुआ आया कि वो इकट्ठा होने शुरू हो गए। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहले ऐसे था कि 10 पार्टिकल ऐसे घूम रहे थे हवा में, और फिर क्या हो गए, एक जगह आके ग्रो होने स्टार्ट हो गए, इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए, और इसी को कहा गया प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन। उसने क्या कहा, मतलब कि सारे पार्टिकल्स एक जगह आके इकट्ठा होने शुरू हुए, ठंडा होने शुरू हुए, तो फिर वो प्लैनेट सन का एक रूप लेना इन्होंने शुरू कर दिया। तो इसको हमने क्या कहा, प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन। क्लियर है। ये बेटा आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए अब यहां से हम जरा आगे चलते हैं ना। चलो अब यहां से हमारी कहानी जो आगे चलती है वो आती है भैया सोलर सिस्टम। तो चलो आगे यहां पर आते हैं जरा। देखो अब सबसे पहले हमारे पास क्या था, नेबुला। नेबुला जब फटा तो फटने के बाद क्या उसने बनाया, सन। ठीक है ना। सन बनाया, प्लेनेट बनाया, ये सब बनाए। नाउ अब भैया सन बन, प्लेनेट गैलेक्सी सब बन गए, पर इन सन प्लेनेट गैलेक्सी की भी तो कोई उम्र होती होगी। हाँ होती है। अब उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्टार की बारे में। अब वो स्टार दो प्रकार से कहे गए, एवरेज स्टार और मैसिव स्टार। ठीक है। मैसिव स्टार हमारे वाला जो हमारा वाला सन है उसे हम बोलते हैं एवरेज स्टार, और उससे जो बड़ा सन होगा, ठीक है ना, वो होगा मैसिव स्टार। मैसिव स्टार के बारे में एक बार और कही जाती है कि वो ब्लू रंग में होता है। किस रंग में होता है, वो ब्लू रंग में होता है। और एवरेज स्टार जो होता है आपका येलोइश कलर में होता है, जैसे हमारा वाला सन। ठीक है ना। नाउ अब जैसे जैसे ये जो सन होते हैं ये बूढ़े होते हैं तो इनका कलर बदल जाता है, और इसे कहते हैं रेड जाइंट। इसे हम कहते हैं रेड जाइंट। ठीक है ना। अब इस वाले को जो येलो वाला था उसे हम खाएंगे, खाली कहेंगे रेड जाइंट, और जो ब्लू वाला है उसे हम क्या कहेंगे, रेड सुपर जाइंट। ध्यान रखना है बात, रेड सुपर जाइंट। नाउ अब क्या होता है, दो तरह से इनकी डेथ होती है। ठीक है ना। जो रेड जाइंट होता है उसकी डेथ कैसे होती है कि ये अपनी ना एक बार, जैसे मान लो गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, क्लियर है,
तो ऐसे रेड जाइंट का जो होता है गैस का सेंटर खत्म हो जाता है, मतलब जो गैसेस होती है खत्म हो जाती हैं, तो ये बन जाता है प्लैनेटरी नेबुला। क्या बन जाता है? प्लैनेटरी नेबुला। और फिर ये वाली जो गैस में एनर्जी होती है ये भी जब खत्म हो जाती है तो ये बन जाता है व्हाइट ड्वार्फ। क्लियर है? ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में बात करते हैं जरा। जब ये वाला रेड जाइंट अपनी एनर्जी खोने लगता है तो ये बन जाता है सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? एक तरह का बॉम्ब है कि भैया आखिर में जाते जाते होता ना फुस फटाका, कि आपने बिजली लगाई, मतलब आपने आग लगाई, कुछ देर बाद जाके फटा, वैसे ही सुपरनोवा बन जाता है। जब ये बूढ़ा होने लगता है तो फटके खत्म होता है ये। अब जब ये फटके खत्म होता है तो दो फॉर्म में इसका जन्म होता है, एक होता है न्यूट्रॉन स्टार और दूसरा होता है ब्लैक होल। क्लियर है? आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जरा यहां से हम आगे चलते जरा। अब प्लेनेट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक है इनर प्लेनेट और एक है आपका आउटर प्लेनेट। ठीक है, इनर प्लेनेट जो होता है आपका, उसमें आपकी ना अगर संख्या देखें तो आप ऐसे देखिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, ये आपके, और मार्स, ये आपके किस में आते हैं? इनर प्लेनेट की तरफ। ठीक है, और इसके जितने भी पीछे वाले थे वो आते हैं आपके आउटर प्लेनेट में। अब ये इनर आउटर का साला डिफरेंशिएशन करा कैसे? देखो ऐसा था, ये वाले जो है, जो मैं आपके सामने चार आपके सामने अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखो, इनमें खास बात क्या है कि ये ना एक बेल्ट से पहले पड़ते हैं, उस बेल्ट का नाम है एस्ट्रॉइड बेल्ट, तो इन्हें इसलिए कहा गया इनर प्लैनेट। और जो इसके बाद जितने भी प्लैनेट पड़े, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इसको हमने कहा आपका आउटर प्लैनेट। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए, अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नाउ। अब हम यहां से हम आगे चलते हैं, यहां पर आपकी स्टडीज पे देखो, यूनिवर्स की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। ठीक है ना? नाउ अब हमसे पूछा जाता है एक सवाल कि इस यूनिवर्स के अंदर हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम क्या है? उसका नाम है मिल्की गैलेक्सी, या हिंदी में कहें तो आकाशगंगा। ठीक, अब इस आकाशगंगा की कहें कि नेबर कौन सा, इमीडिएट नेबर, तो वो है एंड्रोमेडा। कौन सा भैया? एंड्रोमेडा। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां से अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारी गैलेक्सी में कितने स्टार? तो भैया वो है 300 बिलियन स्टार। ठीक है, अब एक सवाल ये आता है, कई बार पूछा जाता है कि यार दुनिया में जितनी भी गैलेक्सी हैं उन सब में, जितने भी सोलर सिस्टम हैं उन सब में क्या एक ही सन है? नहीं, सन दो भी हो सकते हैं। सन क्या हो सकते हैं? दो भी हो सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही सन है, ये इस बात का एक्सेप्शन है। ठीक है ना? इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक, अब कुछ थ्योरी पैदा हुई, जैसे पहली थ्योरी दी पटोलेमी की, आज मैं अगर प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूं, पेटोलेमी का मानना यह था कि जो अर्थ है ना वो तो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, पूरे ब्रह्मांड का सेंटर ऑफ कौन है? अर्थ है। फिर एक आए कॉपरेशियस, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब ऐसा नहीं, जो सेंटर है वो है सन, अर्थ नहीं है। फिर इन्हीं की बात से एग्री होते हुए बात आए केपलर भैया। केपलर ने कहा कि जो कॉपरेशियस भाई हैं उन्होंने बात तो सही बोली है, ठीक है ना, पर वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, वो सोलर सिस्टम का सेंटर है। उन्होंने बोला कि सोलर सिस्टम सबसे बड़ा है, उसके बाद गैलेक्सी, और गैलेक्सी के बाद क्या था आपका, सॉरी गलत बोल गया मैं जरा, यूनिवर्स सबसे बड़ा है, गैलेक्सी उससे छोटी है और सोलर सिस्टम उससे भी छोटा है। तो सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो क्या है भैया? आपका सन। और ये बात किसने बताई? केपलर ने बताई। ठीक है ना? यहां तक की बात आ गई। अब आते हैं बिग बैंग थ्योरी पे। ठीक है ना? बिग बैंग थ्योरी कौन लेकर आया था, मतलब विद एविडेंस बोला थे एडविन भैया, पर किस बंदे ने प्रपोज किया था? उसका नाम था जॉर्ज लेमैरिट, जॉर्ज लेमेटायर, सॉरी नॉट लेमैरिट, जॉर्ज लेमेटायर। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना? अब इसके बाद ना एक और थ्योरी आई। थ्योरी क्या कहती है? स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या होती है? वो सजेस्ट करती है दैट न्यू गैलेक्सी फॉर्म कंटिन्यूअसली, हर बार नई गैलेक्सी बनती जा रही है और जो पुरानी वाली है वो खत्म होती जा रही है। ये बात स्टेडी स्टेट थ्योरी कहती है। ठीक है ना? और जो साइज ऑफ यूनिवर्स है एक टाइम बाद आके कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे गुब्बारा होता है एक टाइम बाद आके कांस्टेंट हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं फूलेगा, तो वो कहती है स्टेडी स्टेट थ्योरी। पर एक और थ्योरी पैदा हुई, उसे हमने कहा पल्सेटिंग थ्योरी। बेटा पूछी जाती है, इसमें ये नहीं है राइट रॉन्ग, थ्योरी का नाम पूछा जाता है। फिर है पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी ने कहा कि यूनिवर्स गो थ्रू साइकिल ऑफ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, कि कुछ समय के लिए तो बड़ा होता है, ध्यान सुनना, कुछ समय के लिए तो बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ समय के लिए तो बड़ा होगा, फिर छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। ऐसी जब चीज एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको बोला पल्सेटिंग थ्योरी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ अच्छा, उनसे पूछा गया बताओ अभी जो यूनिवर्स है
वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि एक्सपेंड हो रहा है? तो उन्होंने क्या बताया, अभी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है। याद तक की बात आपको समझ आ गई होगी। ये दो थ्योरी पे अभी हमारा जो यूनिवर्स है चल रहा है, अभी भी प्रपोज थ्योरी है, अभी इनका एविडेंस प्रूफ नहीं आया है, ठीक है ना। बस ये वाली जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है इसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट कह रहे हैं। हमारा मानना है कि इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब आता है सोलर सिस्टम में। तो हमारे सोलर सिस्टम में पहले कभी 9 प्लैनेट्स होते थे, अब हम 8 कहते हैं। उसमें जो आपका प्लूटो था उसको हमने डार्क प्लैनेट के नाम से कर दिया। अब डार्क प्लैनेट क्या होता है थोड़ी देर में बाद में बात हम करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, सोलर सिस्टम में नापने की जो मतलब नापने का कहेंगे मीटर जो है वो है वैसे तो लाइट ईयर। ये जो लाइट ईयर गिना गया, मतलब फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा ए गैलेक्सी, ये कहा बी गैलेक्सी, तो कितने टाइम में जो हमने टॉर्च से लाइट फेंकी वो बी तक पहुंच जाएगी, उसे हमने कहा लाइट ईयर। क्लियर है। अब इसके अलावा एक और यूनिट करी गई, उसको कहा गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो थोड़ी छोटी है, ठीक है ना। इसको हमने कैसे नापा, इसको हमने नापा अर्थ और सन की दूरी से। जितनी अर्थ से लेकर सन की दूरी है उसे हमने कहा 1 AU। अर्थ से लेकर सन की दूरी को हमने क्या कहा, 1 AU। आई होप मेरी बात याद रही, ठीक है ना। और आपका जो सोलर सिस्टम का साइज है वो कितना है, 105 AU। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे चलते हैं जरा। जो आपका सन है वो सेंटर ऑफ क्या है, सोलर सिस्टम, ठीक, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। और यही नियरेस्ट स्टार है हमारा, ठीक। अब जो हमारा प्लेनेट है क्या वो सर्कल में घूमता है? नहीं, ये आपको पता होना चाहिए किसमें, इलेप्टिकल ऑर्बिट में आपको घूमता है। काफी लोगों का ऐसा लग रहा है सर ये तो हम छोटी क्लास में पढ़ा करते थे, थोड़ी थोड़ी बातें को चेंज नहीं बता रहे हो आप। अभी बेटा इतनी डीप में बताऊंगा कि तुम कंफ्यूज होगे, अभी इसलिए थोड़ा बेसिक से लेके चल रहा हूं कि हर बच्चा समझ सके ना। अब एक बात पूछी गई कि बताओ जो सन से जो लाइट आती है क्या कंटिन्यूस रेनबो है? तो इसका जवाब आया नहीं, ऐसा नहीं है। सन के अंदर जो लाइंस हैं वो कंटिन्यूस लाइंस नहीं है कि भैया पहले आपका पर्पल आ गया, फिर ब्लू आ गया, फिर ग्रीन आ गया, फिर येलो आ गया, रेड आ गया, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि बीच बीच में ब्लैक लाइंस आ जाती हैं, देख रहे हो। इन ब्लैक लाइंस को कहा गया फ्रॉनहोफर लाइंस। क्या कहा गया, फ्रॉनहोफर लाइंस, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब यहाँ से हम थोड़ा और डीप में चलना शुरू करते हैं। अब आपको समझ में आने लगा होगा भैया मामला इतना आसान नहीं है ना। चलो अब जरा हमारे बारे में मतलब अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं ना। अब क्या होता है, सन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सन की खास बात क्या होता है कि सन अपने उस मतलब अपने अंदर ही कई सारे स्टॉर्म्स बनाता है, आंधी तूफान बनाता है। वो कुछ आंधी तूफान धरती की तरफ भी आ जाते हैं, ठीक है ना। और जब धरती की तरफ आते हैं तो उस वाले स्टॉर्म को हम कहते हैं सोलर विंड। क्या कहते हैं, सोलर विंड। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। नाउ अब जरा सोलर विंड को जरा थोड़ा ध्यान से समझते हैं जरा। पहली बात तो कहें, ध्यान सुनना जरा, जो ये सन अपने से रिलीज करता है, जब इस मतलब विंड या कुछ भी रिलीज करता है तो उसमें जो चीज आती है वो आते हैं प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो जब सन कोई भी एक सोलर स्टॉर्म या सोलर विंड भेजता है तो वो क्या भेजता है अपने साथ, एक चार्ज पार्टिकल की एक पूरी की पूरी लहर भेजता है, ठीक है ना। अब जब ये लहर हमारी तरफ आती है, ठीक है ना, तो वो उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, स्पाइरल। ध्यान रख, उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, स्पाइरल। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। अब यहां पर एक आता है बर्स्ट ऑफ हॉट मटेरियल, उसे हम कहते हैं सोलर फ्लेयर। फॉर एग्जांपल आपने माचिस जलाई तो एकदम से देखते हो ना कि जो पहली जो चिंगारी टाइप की होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, वैसी होती है सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर क्या होती है कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बर्स्ट होता है। क्या बर्स्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब सोलर विंड और सोलर फ्लेयर में अंतर हुआ। सोलर फ्लेयर का क्या हुआ, जब एकदम से आग लगी या कुछ जन्म हुआ तो एकदम से वो क्या भेजता है, वो सोलर फ्लेयर, ठीक है ना। और सोलर विंड क्या होती है, वहां की बनाई हुई सन के द्वारा विंड, पर वो क्या होती है, सोलर टाइप की होती है। और उसमें क्या निकलता है, आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और वो क्या हो गया, आपके प्रोटॉन। याद तक की बात समझ में हो गई। सबसे खतरनाक जो होती है ना वो सोलर फ्लेयर होती है। क्यों, अगर सोलर फ्लेयर आती है उसमें होता है EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला, तो वो क्या करता है, सैटेलाइट को हैम्पर कर देता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा एक बात और, सोलर विंड की बात करें तो सोलर विंड एज सच हमें बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं करती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही हैम्पर नहीं करती हैं, पर इससे हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। वो होता है अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब अरोरा होता क्या है, अरोरा क्या होता है कि जब यहाँ पर ये वाली जो सोलर विंड्स होती हैं
यहाँ पर आती हैं तो वो इधर की तरफ चली जाती हैं, और क्योंकि वो एक चार्ज पार्टिकल है तो वो इधर की तरफ जब अट्रैक्ट होती हैं तो यहाँ पर एक डांसिंग लाइट बनाती है। अगर मैं आपको दिखा सकूं लाइट, यहाँ पर लाइट नहीं है पर वो क्या दिखाती है, लाइट्स दिखाती हैं अलग अलग, जैसे आपके दिवाली पे पटाखे वाली लाइट्स होती है ना, वैसी फॉर्मेट में लाइट्स दिखाती है और उसको हम कहते हैं अरोरा। ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अगर ये लाइट बनेंगी तो हम उसे कहते हैं अरोरा बोरोलिस, और अगर साउथर्न हेमिस्फीयर में लाइट बनेंगी तो हम उसे क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? नाउ अब जरा थोड़ा इसमें और डीप में जाते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं हम सन पे। सन क्या है और सन भैया क्या चीज कर सकता है। देखो भाई, सन के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, सन के बारे में देखो 3-4 लेयर होती है, वो समझो रहा। पहली जो इनर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोर। बीच वाली जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं रेडिएटेड जोन, और जो लास्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं कन्वेक्टिव जोन, और उसके ऊपर जो थोड़ी सी पतली सी लेयर होती है उसे हम कहते हैं कोरोना। उसे हम क्या कहते हैं, कोरोना। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। देख लो भैया दोबारा फटाफट, कोर, रेडिएटेड जोन, कन्वेक्टिव जोन एंड कोरोना। क्लियर है? नाउ अब जरा हम थोड़ा और जरा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, हर एक चीज को ना बहुत ध्यान समझते हैं, एक एक चीज को पकड़ के चलेंगे कौन सी चीज क्या होती है। चलो अब भैया सबसे पहले हम जरा पकड़े चलते हैं कोर। कोर क्या होता है, इंटरनल पार्ट। याद आ रहा होगा आपको। तो कोर का जो इंटरनल पार्ट होता है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म होता है। उसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? और वहां पर एक रिएक्शन हो रही होती है, उस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। पूछा जाता है आपसे कि सन के अंदर ना न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है ना या फिजन हो रही है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन में होता क्या है, जो हाइड्रोजन होता है ना वो हीलियम में कन्वर्ट होता है और उससे आपकी एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है? हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, हीलियम में। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम मिलते हैं और वो एक नया एटम बनाते हैं हीलियम, और उससे भैया एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है ना? चलो यहां तक की बात आ गई। अगला जरा जोन देखो जरा, ये होता है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन क्या होता है, ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहली बात तो भैया कोर के ऊपर होता है, ये बात यहाँ पर भी लिखी है। दूसरी बात क्या होता है कि ये जो कोर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये धीरे धीरे बनता है। ठीक है ना? वो होता ही एक्चुअली कोर के ऊपर है, तो भैया कोर से जो एनर्जी निकली है वो ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो ये क्या करती है, धीरे धीरे बनती है ये। ठीक है ना? और ये किस प्रोसेस से बनती है, रेडिएशन। आई एम श्योर आपको रेडिएशन पता होगा। रेडिएशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैंप फायर चल रही है और कैंप फायर के आगे आप हाथ लेके खड़े हो गए, तो आपके हाथ गर्म होते ही नहीं होते हैं, तो किस तरह से हो गए, हीट के रेडिएशन से। हीट के रेडिएशन तो यहाँ पर कैसे पास होती है, रेडिएशन से पास होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? और इस पूरी लेयर को बनने में 1000 ऑफ मिलियंस टू ईयर लगते हैं, हजारों साल से लेके मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है? अब इसके बाद आती है कन्वेक्टिव जोन। देखो कन्वेक्टिव जोन यहाँ पर है, यहाँ पर है कन्वेक्टिव जोन। ठीक है ना? अब कन्वेक्टिव जोन जो होती है वो क्या होती है कि ऑलमोस्ट आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है ना भाई? इसके ऊपर भी क्या है, कोरोना है, पर ये सबसे मोटी आउटर मोस्ट लेयर है। अगर आप ध्यान सोचो, सबसे मोटी आउटर मोस्ट लेयर है। नाउ अब कोर से जब आप रेडिएटिव जोन में गए तो मुझे जरा सोच के बताओ, वहां पर रेडिएशन हुआ, कन्वेक्शन हुआ, कंडक्शन हुआ? आपका आंसर क्या आएगा, कन्वेक्शन। ठीक है ना? सॉरी, रेडिएशन हुआ, गलत बोल गया मैं, रेडिएशन हुआ। अब जो ऊपर वाली लेयर है उसमें क्या हो जाता है, कन्वेक्शन होता है। उसमें क्या होता है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, जब आपके वाटर में या गैसेस में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर ऑफ हीट होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। क्लियर है? दोबारा बताता हूं भैया। फॉर एग्जांपल आपने घड़े में बर्तन में रखा हुआ पानी था, गर्म पानी खोलता हुआ उसमें हाथ डाल लिया, तो जो आपका हाथ जला वो कन्वेक्शन से जला। अब कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल ये है और ये मॉलिक्यूल ये है, दोनों मॉलिक्यूल आपस में टच हैं और टच होने के कारण उन्होंने क्या ट्रांसफर कर दी, हीट। तो पहले में क्या होता है आपका रेडिएशन, दूसरे में क्या होता है आपका कन्वेक्शन। क्लियर है? नाउ इस कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा एक चीज आपकी बनती है, वो है सोलर ग्रेनुलेशन। ये आपको यहाँ पर येलो ऑरेंज पार्टिकल दिख रहे हैं ना यहाँ पर, हनीकॉम्ब जैसे, इससे हम कहते हैं सोलर ग्रेनुलेशन। ये हमें दिखते हैं अपनी मतलब नंगी आंखों से कह रहा हूं मैं, मतलब अगर थोड़ा जूम करो, टेलीस्कोप से जूम करो तो ये आपको देखने को मिलता है ऐसी वाली शेप। ठीक है ना? इसे हम कहते हैं सोलर ग्रेनुलेशन। नाउ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब जरा यहां से हम थोड़ा ना कुछ और बातों पे आते हैं। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा फोटोस्फीयर, दिख रहा है आपको, और यहां पर आपको दिख रहा होगा सनस्पॉट। ये सारी बातें हम जरा समझते हैं, एक एक चीज को पढ़े चलेंगे, सारी चीजों की बातें करेंगे। देखो फोटोस्फीयर के बारे में बात करें तो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर बड़ा ही कम होता है।
तो कितना कम होता है 5500 डिग्री सेल्सियस, सोचो कितना कम होता है, ठीक है ना। ये क्या होती है, विजिबल सरफेस ऑफ सन होती है जो हमें दिखती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, सन स्पॉट दिखते हैं, जैसे आपको डार्क स्पॉट होते हैं, सन को सन स्पॉट होते हैं, ठीक है ना। इनमें लाइट तो होती है, हीट भी होती है, पर दिखने में कैसे होते हैं, ये काले होते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा काले काले स्पॉट होते हैं सन के ऊपर, ठीक है ना, इन्हें हम कहते हैं सन स्पॉट। ठीक, टेम्परेचर याद रखना फोटोस्फीयर में कितना है 5500 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब यहाँ पर देखो क्या दिख रहा होगा, क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर क्या होता है, देखो जरा, ये वाली लेयर, इसे हम कहते हैं क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर क्या होता है, देखो, अ थिन लेयर अबव द फोटोस्फेयर, एक पतली सी लेयर होती है फोटोस्फेयर पे, उसे हम कहते हैं क्रोमोस्फेयर। ये हमें तब दिखती है जब सोलर एक्लिप्स होता है, और ये हमें लाल रंग की दिखती है, रेडिश ग्लो टाइप की दिखती है। कब दिखता है ये, जब सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण पड़ा होता है, तभी दिखती है ये क्रोमोस्फेयर। क्लियर है। और यही जो है रोल प्ले करती है हीटिंग का आउटर एटमॉस्फेयर, जो हमारी आउटर एटमॉस्फेयर है उसको हीट करने का क्रूशियल रोल का काम किसका है, क्रोमोस्फेयर का। नाउ लास्ट पार्ट पे आते हैं हम, कोरोना। कोरोना क्या होता है, ध्यान सुनो, वो कोरोना नहीं है जो आपने भैया टाइम में पढ़ा था, वह स्पेलिंग तो सेम ही है, बट कोरोना जरा समझो। अगर आप देखो एकदम आउटर मोस्ट लेयर पे आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। अब कोरोना क्या होता है, जरा यहां पर देखो जरा, सबसे पहली बात तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है ना, और ये पूरे सन पे फैली हुई होती है, और बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, अप टू 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक होती है, ठीक है ना। अब जरा यहां पर समझो, यहां पर ये विजिबल होती है ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स एज अ वाइट हेलो। जब आपके सूर्य के पीछे सफेद 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 आपको दिखने लगता है ना, कि एक सफेद सफेद टाइप का बादल सा बना हुआ, मैं आपको भी दिखाऊंगा, तो उसमें आपको दिखता है। तो ध्यान रखना, क्रोमोस्फेयर भी आपको सोलर एक्लिप्स पे दिखती है, पर जो दिखती है तो रेड कलर की होती है, और अगर वो व्हाइट कलर की दिखे तो वो क्या, आपकी कोरोना। आपको याद रखनी है बात, ठीक है ना। अभी सोलर एक्लिप्स की बात करेंगे हम, ठीक है ना, यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब जरा यहाँ पर कुछ और बातें जो हमें समझनी पड़ती है, देखो जरा, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर लेकर आता हूं, और यहां पर आओ जरा। ओके, अब आता है सोलर प्रोमिनेंस के बारे में। सोलर प्रोमिनेंस होता क्या है, ये क्या होती है, फिनोमेना है, जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सोलर प्रोमिनेंस, सोलर फ्लेयर, सन स्पॉट, कोरोनल मास इजेक्शन, ये सब क्या है, आपके फिनोमेना है, ठीक है ना। अब देखो सोलर प्रोमिनेंस, देखो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर दूं, जरा इसको समझ के देखो ये है क्या चीज, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और मैं आपको डायग्राम देता हूँ, देखो कुछ दिख रहा है कि सन से कुछ निकल रहा है, और ये कुछ गैसेस जैसी हैं, जैसे कुकर से कुछ गैसेस निकलती हैं, ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, और ऐसे ही कुछ इसमें होता है। जरा दिखाता हूँ मैं आपको क्या होता है। सोलर प्रोमिनेंस क्या होता है, लूप ऑफ प्लाज्मा होता है। क्या होता है, लूप ऑफ प्लाज्मा होता है, पर वो किस फॉर्म में होता है, गैसेस फॉर्म में होता है। जैसे कुकर से निकलती है ना गैसेस, वैसी फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और ये डेज टू मंथ तक निकलती रहती है। और इसमें खास बात क्या है, क्योंकि ये प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में अगर आपको पता होगा आयरन या जो आपके कंटेंट होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इसमें मैग्नेटिक एक्टिविटी भी करने की क्षमता होती है। क्लियर है, ये होता है आपका सोलर प्रोमिनेंस, ठीक है। अगर मैं सिंपल शब्द में कहूं तो सोलर प्रोमिनेंस क्या है, हॉट गैसेस जो सन से निकल रही हैं, जैसे कुकर से निकलती हैं हॉट गैसेस, वैसे ही हम उसे कहते हैं सोलर प्रोमिनेंस, आम शब्द में बात करूं तो। अब आता है सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर क्या होता है, सडन इंटेंस बर्स्ट ऑफ एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल भैया बम फटा, अब जैसे ही बम फटा तो उससे जो आपका धमाका जैसा महसूस होता है, वो एक तरह से सोलर फ्लेयर है। क्लियर है। पर इनके साथ खास बात क्या है कि एक्सरे भी निकालती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी निकालती हैं, एंड चार्ज पार्टिकल भी निकालती हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन या जो हमारे पावर ग्रिड होते हैं, इनको बहुत नुकसान पहुंचता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब आता है हम सनस्पॉट पे। देखो वैसे तो मैंने आपको सनस्पॉट बता दिया था कि फोटोस्फीयर पे दिखते हैं, काले रंग के होते हैं, ये मैं आपको बता चुका था, पर थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। ये डार्क होते हैं, ठीक है ना। फोटोस्फीयर भले ही आपकी 5500 डिग्री सेल्सियस की होती है, पर उससे भी ठंडा जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सनस्पॉट होते हैं, कूलर स्पॉट होती है ये, ठीक है ना। फोटोस्फीयर पे सबसे ठंडी जगह जो होती है वो आपकी सनस्पॉट होती है। क्लियर है। इसमें भी भाई साहब मैग्नेटिक एक्टिविटी करने की ताकत होती है, और ये आपके डिस्टर्बेंस पहुंचा सकती है, ठीक है। और ये हमेशा 11 साल के साइकिल में जाकर आपको दिखती है, आफ्टर 11 ईयर्स, ठीक है ना। आगे देखते हैं जरा। अब आता है कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन पहले जरा देखो रहा है यहाँ पर है कहां, फोटो में देखो ये रहा, आप देख रहे हो यहाँ पर एक कुछ भयंकर सा हो रखा है, कुछ दिखाता हूं भाई तुम्हें। ये होता है कोरोनल मास इजेक्शन। अब ये भयंकर सा हो क्या होता है, जरा समझो रहा इस बात को।
अब मैसिव बर्स्ट होता है, जैसे सोलर फ्लेयर भी एक बर्स्ट होता है ना, इसका भी बाप होता है। दोबारा बोल रहा हूं, सोलर फ्लेयर जो होता है छोटा बर्स्ट है एज कंपेयर टू कोरोनल मास इजेक्शन, ये बहुत बड़ा बर्स्ट है, ठीक है ना। और इस बर्स्ट की वजह से आपका जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बनता है, ठीक। और ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आपका सैटेलाइट को इफेक्ट करता है, पावर ग्रिड को इफेक्ट करता है। सोच के देखो, ये आपने सोलर फ्लेयर में पढ़ा था, पर मैं क्या कह रहा हूं, कोरोनल मास इजेक्शन बाप है और सोलर फ्लेयर क्या है, सन है। बात समझ में आ गई। नाउ अब यहां पर एक्चुअल में आपके पास क्या आ गई, जब इस मैसिव मास इजेक्शन होता है, कोरोनल मास इजेक्शन, तो इसमें आपकी सोलर विंड भी आपकी निकलती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इससे आपके क्या बनते हैं, अरोरास बनते हैं। जब भी सोलर विंड बनेंगी तो क्या बनेंगे, अरोरास बनेंगी। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए यहां से हम आगे चलते हैं जरा। अगर आपको एक चीज और याद दिलाओ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कोरोनल मास इजेक्शन है वो क्या बनाते हैं, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, मतलब मैग्नेटिक वाले स्टॉर्म्स बनाते हैं बड़े बड़े। याद आ रही है ना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। सैटेलाइट को इफेक्ट करते हैं और जो हमारे पावर ग्रिड है उनको इफेक्ट करते हैं। चलिए यहां तक की बात हो गई है, ओके जी। अब भैया हमारी कुछ बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उनको जरा हमारे ध्यान से समझना जरा। ओके जी, देखो जी, अब आता है हमारा सिंपल अरोरा तो मैंने आपको बता दिया, अरोरा बोरोलिस बता दिया, ये बता दिया। अच्छा, इनमें ना कलर कौन कौन से होते हैं, ये इसमें आते हैं आपके ग्रीन येलो कलर। और ग्रीन येलो कलर कैसे क्यों होते हैं, क्योंकि जब आपकी सोलर विंड आ रही होती है तो उसमें जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये ग्रीन और येलो कलर बनाते हैं। ये अभी आईएएस में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और रेड और पर्पल कब बनाएंगे, जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से सोलर विंड रिएक्ट करेंगी या टकराएंगी। और ब्लू कलर तब बनाते हैं जो नाइट्रोजन से खाली आपका रिएक्शन होता है, ठीक है ना, तो वो आपका ब्लू कलर बनाते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए चीजें, क्लियर है। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब जरा यहां से हम आगे चलें जरा, ठीक है। चलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, अगर मुझे यहां पर है या तो आगे है, अभी दिखाता हूं आपको जरा। हाँ, एक तो ये चीज है कि हमारी जरा ये सुनो जरा, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में क्या होता है, इंटरस्टेलर डेब्रीज होती है। इंटरस्टेलर डेब्रीज क्या होती है, जो इधर से उधर घूमती रहती है, ठीक है। जैसे कि एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स, कॉमेट्स, ये होता है। अभी बात करेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। और आपके जो सोलर विंड से निकली पैदा क्या होती है, प्लाज्मा। याद आया होगा, सोलर फ्लेयर्स निकल रही थी, ठीक है ना, ये सोलर मास इंजेक्शन निकल रहा था, तो उन सब में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, ट्रिपल एस बी। क्या बोलते हैं, ट्रिपल एस बी। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं ना। भैया कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आती है, आपको खुद ही याद करनी है। इसमें प्योर रटने का काम है। जैसे सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा भैया, जुपिटर, आई होप आपको पता होगा। छोटा कौन सा है, मरकरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिगेस्ट सैटेलाइट जो है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट, वो क्या है, गैनीमेड, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। स्मॉल सैटेलाइट पूरी हमारे सोलर सिस्टम में कौन सी, डीमोस। ब्लू प्लैनेट के नाम से क्या जाता है, अर्थ। ग्रीन प्लैनेट, ग्रीन कलर का कौन सा प्लैनेट दिखता है, वो है यूरेनस। ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो आप नंगी आंखों से अपनी देख सकते हैं, वो है वीनस, ठीक है। ब्राइटेस्ट स्टार आपका है साइरस, जिसे हम डॉग स्टार भी बोलते हैं। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे पास में जो है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपट्यून, ठीक है ना, सबसे ठंडा प्लैनेट। इवनिंग स्टार वीनस। रेड प्लैनेट मार्स। स्लोएस्ट रिवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम, सबसे धीरे घूमने वाला जो है वो है नेपट्यून। स्लोएस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम, वो कौन सा है, आपका वीनस। ध्यान रखना, रिवोल्यूशन में आपका नेपट्यून आता है और रोटेशन में आपका वीनस आता है, मतलब जो धीरे धीरे घूमता है, ठीक है ना। ओके चलिए अगला देखते हैं, अर्थ ट्विन, वो क्या है, वीनस, ठीक है ना। ओनली सैटेलाइट विद एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, एक ऐसी सैटेलाइट नेचुरल, मतलब चांद जैसा है, चांद मतलब चांद को ही कहते हैं यहाँ पर, उसमें जिसमें अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर, वो मिला हमें टाइटन में, ठीक है ना। और कोई अगर आप मुझे बता दो कि टाइटन किसका है तो मैं मान जाऊं। ऑप्शन देता हूं, ए सैटर्न और बी देता हूं जुपिटर। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ तो मान जाओ, ये आपसे कई बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं भैया आगे की तरफ। अब आते हैं भैया मरकरी के बारे में थोड़ी बात करते हैं हम। हर प्लैनेट के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। जैसे मरकरी आपका इनरमोस्ट प्लैनेट है, ठीक है ना, क्लोजेस्ट टू सन है, सबसे कम समय लगता है सन के चारों तरफ घूमने में। घूमना मतलब रिवोल्यूशन, ठीक है ना, वो होता है 80 डेज मात्र, ठीक है। और उसका जो रोटेशन पीरियड होता है काफी स्लो होता है, वो होता है 58.65 डेज, मतलब पूरा एक स्पिन लेने में इसको कितना लगता है, 58.65 डेज। दूसरी बात, ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है ना, कोई भी
सैटेलाइट नहीं है। और इसकी खास बात क्या है कि जब डे का टाइम होता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है इसका, और नाइट होती है तो नाइट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है इसका। ये खास बात है। दूसरा, अब आते हैं वीनस पे। अर्थ का ट्विन कहलाया जाता है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जब आपका सन डूबने वाला होता है तब आपको ये दिखाई देता है, ठीक है। इसकी ना इसमें इसमें कहा जाता है कि ये अब जितनी भी लाइट इसको मिलती है, हमें कहा जाता है ना कि ऐसे नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्यों? इसमें होता है एल्बिडो इफेक्ट। एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है? सन की लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमें आसमान में दिखता है ये, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया आपका? वीनस। अब इसे हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। इसका कारण क्या है? 97% यहाँ पर CO2 है। CO2 क्या होती है? गर्म हवा होती है, इसकी वजह से इसे हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है, ठीक। अब इसकी खास बात क्या है? ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी अर्थ रोटेट करती है वो करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो यहां पर ना जो हम कहते हैं कभी कभार कि जब सूरज ईस्ट से निकले है ना तब बताइए, सॉरी वेस्ट से निकले है तब बताइए, पश्चिम से सूरज उगया है ना तब तेरी भाई तो एग्जाम में पास होगा। तो यहाँ पर क्या होता है? उल्टा यहाँ पर रिवोल्यूशन होता है, आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पर है, इसका जो रोटेशन होता है काफी स्लो होता है, ठीक है ना। रोटेशन और रिवोल्यूशन ऑफ वीनस दोनों सेम होते हैं लगभग, ठीक है ना। आगे चलते हैं ना। मार्स। मार्स रेड प्लेनेट है, रेडिश अपीयरेंस है उसकी, ठीक है। रिवोल्यूशन होने में मतलब पूरी धरती सन के चक्कर काटने में उसको कितना लगता है? 687 डेज लगते हैं। बट अपनी सरफेस पे जो उसको घूमने में जो समय लगता है वो ऑलमोस्ट जैसे हमें जितना लगता है उतना ही लगता है इसको। हमें कितना लगता है? 24/7 मतलब 24 घंटे। तो इसको भी करीबन 24 घंटे ही लगते हैं। पर अगर हम देखें तो 24 की जगह 25 घंटे। अब इसमें एक और बात कहावत आ जाती है, अगर आप ध्यान सोचो, तुम्हें एग्जाम क्लियर करने के लिए 24 की जगह 25 घंटे थोड़ा मिल जाएंगे। तो अगर तुम्हें 25 घंटे चाहिए तो तुम्हें कहाँ चला जाना चाहिए? मार्स पे। क्लियर है। अब यहाँ की इसकी दो स्लाइड होती है, सैटेलाइट होती है, एक है फोबोस और दूसरी है डीमोस। क्लियर है। यहाँ पर वाटर का साइन देखा गया है, वाटर रिजर्व है। अगर आप कभी मार्स को देखोगे तो उसका टॉप सरफेस और उसका बॉटम सरफेस व्हाइट रंग का है, और व्हाइट का कारण यहाँ पर बताया जाता है क्योंकि यहाँ पर आइस दिखी गई है, ठीक है ना। अब आता है जुपिटर। अगर 11 अर्थ मिलाओगे तब जाके एक जुपिटर बनेगा। इसे लॉर्ड ऑफ हेवन भी कहा जाता है। क्लियर है। फास्टेस्ट रोटेशन है इसका 9.8, ठीक है ना। और रिवोल्यूशन जो है इसका 12 साल का है, ठीक है ना। मतलब अपनी जो जगह पे घूम लेता है सिर्फ 9 घंटे में अपनी जगह पे घूम लेता है। मतलब जो एक बच्चा टॉपर 9 घंटे पढ़ता है ना बैठ के, उतनी देर में तो उसका एक दिन हो जाता है। क्लियर है। और रिवोल्यूशन मतलब सूरज की चारों तरफ घूमने में से 12 साल का समय लगता है। इसके पास टोटल 16 सैटेलाइट हैं, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, ठीक है ना। ये सारे हैं, इसमें से 3 आपके पास मेन ही है आपके, ठीक है। यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो, ये याद होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी जो सैटेलाइट की बात करें वो है गैनीमेड, लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे पास, ठीक है। मतलब जुपिटर के बाद नॉट हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यूरोपा के बारे में माना जाता है कि अगर इस यूरोपा की सरफेस को खोद के निकालेंगे तो अंडरग्राउंड ओशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर क्योंकि पानी है तो कोई ना कोई जीवन भी हो वहां पर। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है सैटर्न पे। तो सेकंड क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक है ना। और जो आपकी टाइटन नाम की सैटेलाइट थी वो इसी प्लेनेट की थी जो मैंने आपसे भी पूछी थी। इसके बाद जो इसका रिवोल्यूशन पीरियड है वो 29 साल है, और 10 घंटे में, मात्र 10 घंटे में वो अपनी जगह पर अपना एक दिन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब आती हैं सैटेलाइट्स पे, तो उसकी टोटल 62 सैटेलाइट्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइटन के बारे में बताया था, इसलिए क्यों कहा जाता है यहाँ पर कि ये मतलब अर्थ जैसा इसके पास वो क्लाइमेट है, क्योंकि ये नाइट्रोजन रिच है, जैसे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितनी नाइट्रोजन है वैसा ही, ठीक है ना। उसके बाद सिस्टम हैज 3 वेल डिफाइंड रिंग्स। इसके बाद 3 डिफाइंड रिंग्स है। कभी कहा जाता है ना कि कितनी रिंग्स हैं, तो एक्चुअली में 3 हमें एग्जैक्टली दिखाई देखने को मिलती हैं। एक रिंग, दूसरी रिंग, और लास्ट क्या है? तीसरी रिंग। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगला चलते हैं। यहाँ जो रोटेशन होता है, यूरेनस क्या करता है? उल्टा। अभी तक हमने सुना क्या था? वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, या हमने सुना था ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। ये एक मात्र प्लेनेट है, उल्टा घूमता है। कहता है मैं ऐसा हूं पर ऐसे घूमूंगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इस तरह घूमूंगा इस तरह। तो वो कौन हरकत करता है? यूरेनस करता है यहाँ पर। क्लियर है। ध्यान रखना 98 डिग्री पे पूरा टिल्टेड है ये, ठीक है। अपनी जगह पे रिवोल्यूशन होता है उसका 84 ईयर्स में,
मतलब सॉरी, सन के चारों तरफ जो घूमता है ये 84 ईयर्स में घूमता है और 10 घंटे में अपना एक पूरा दिन कर लेता है, मतलब प्योर बोलूं तो 11 घंटे में। ठीक है, इसके पास 5 फेंट रिंग्स हैं, ठीक है ना, दिखती नहीं है अच्छे से। उसमें इसकी 21 सैटेलाइट्स हैं, इसमें 21 सैटेलाइट्स में मिरांडा एंड एरियल 2 आ जाती है मी। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़े। अब आता है नेपट्यून। नेपट्यून जो होता है ग्रीन स्टार होता है, ठीक है ना। हमने हरा स्टार एक और पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है ना। पर अब वो आप बताना कौन सा है, अगर थोड़ा याद आ रहा है तो, मैंने लिखवाया था। अब नेपट्यून जो आता है ग्रीन स्टार होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें मीथेन होती है। उस वाले में क्या आती है, CO2 बहुत ज्यादा थी, ये मीथेन आपका हो जाता है। और मीथेन गैस की वजह से इसका जो कई बार जो कलर है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के कारण ब्लू ग्रीन हो जाता है। क्या होता है? ब्लू ग्रीन, अगर हम बाहर से देखेंगे। इसके 2 मेन सैटेलाइट है, एक है ट्राइटन और दूसरा है नेरेड। ठीक है, नेपट्यून यूरेनस दोनों को जोविनिन ट्विंस कहा जाता है। जोविनिन ट्विंस का मतलब क्या है? साइज सेम है, गैस कंपोजिशन सेम है, एटमॉस्फेयर सेम है, सब कुछ सेम है, पर दोनों के घूमने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें रिवोल्यूशन पीरियड जो आपका है 165 ईयर्स, 100 साल से ज्यादा का समय लगता है एक पूरा चक्कर काटने में। तो ना तो आपका समर आ पाएगा, ना कभी आपका मानसून आ पाएगा, ना कभी आपका विंटर आ पाएगा आपकी एक पूरे जीवन में। और मात्र 15 घंटे के अंदर, 15-16 घंटे के अंदर एक पूरा दिन खत्म कर देता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब आते हैं फेजेस ऑफ मून के। देखो भैया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, पहला फेज होता है कि हमें व्हाई डू वी सी फेजेस ऑफ मून। पहला सवाल यही है, हमें चांद के फेजेस दिखते ही क्यों हैं? पहली बात तो चांद हमारी अर्थ की तरह स्पेरिकल ही होता है, बट होता क्या है कि कभी कभार उसकी जो सर्टेन पार्ट ऑफ द जैसे चांद है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ही पार्ट सूरज के सामने आ पाता है, तो वही पार्ट हमें दिख पाता है, और जो पार्ट सन के सामने नहीं आ पाता वो हमें नहीं दिख पाता। इसी चक्कर में हमें चांद की शेप कभी ऐसे दिखती है, तो कभी हमें ऐसे बहुत बड़ी दिखती है, और कभी हमें एकदम चांद छोटा सा दिखता है। तो इसके कारण से हमें चांद के अलग अलग दिखने ना। जब हम न्यू मून कहते हैं, मतलब नए चांद का जन्म होने वाला होता है, उस रात हमें कोई चांद नहीं दिख रहा होता, ये होता है न्यू मून डे। अब वो होता है फुल मून, जिस दिन हमें पूरा चांद देखने को मिलता है। पर वो कब देखने को मिलेगा? 14 दिन बाद। आफ्टर एवरी 14 डेज वी विल सी फुल मून। क्लियर है? नाउ एक आता है ब्लू मून। जब हमें 2 फुल मून देखने को मिलते हैं एक ही महीने के अंदर, जब मतलब हमारे पास कितने होंगे, 4 संडेज होते हैं नॉर्मली, तब हमें देखने को मिलता है। तो जो सेकंड फुल मून होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लू मून। ठीक है ना, तो इसलिए कहा जाता है वंस इन अ ब्लू मून, कि कभी कभार देखने को मिलता है वो। ठीक है ना, ये ईडियम भी है, याद रखना, एग्जाम में आया हुआ ईडियम भी है। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभार जो देखने को मिलता है उसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। और ये होता है आपका जब आपके 2 फुल मून बैठते हैं आपके एक ही महीने के अंदर। चलें आगे तरफ। अब आते हैं मोस्ट रिसेंट ब्लू मून जो हमारा देखने को मिला था, वो मिला था अगस्त 1924 में, और ये आपका अगला जो देखने को मिलेगा 31 मई 2026 में आपको ब्लू मून देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं भैया इस वाली पोजीशन पे। देखो, अब हमने दुनिया भर के सारे प्लैनेट की बात कर ली, अपनी बात कर ले जरा। अब जरा अपनी पोजीशन देखो जरा, सन से यहाँ पर तो आपको नियर बाय दिख रही होगी, ठीक है ना, बट एक्चुअल में इसको जरा समझते हैं। देखो, ये वाली जो जगह है आपको देखो नियर बाय दिख रही होगी, ये भी आपको नियर बाय दिख रही होगी, उसे समझते हैं जरा। देखो, जब आपका सन जब आपकी अर्थ सन के नियरेस्ट होती है, ठीक है ना, गलत बोल गया, जब आपका मून, गलत बोल गया, जब आपका मून जो होता है अर्थ के नियरेस्ट होता है, जब मून आपका अर्थ के नियरेस्ट होता है तब उसे बोलते हैं पेरिगी। क्या बोलते हैं? पेरिगी। और जब आपका मून अर्थ से दूर होता है, क्लियर है, तो उनसे कहते हैं एपोगी। ठीक है ना, इसमें क्या खास बात है? इसमें तकरीबन 50,000 किलोमीटर का अंतर होता है। कितना? 50,000 किलोमीटर का। नाउ अब एक आता है एपीहीलियन। एपीहीलियन क्या होता है? जब सन आपसे बहुत दूर होता है, और वो तारीख होती है 4 जुलाई। क्या होती है? 4 जुलाई, जब आपसे बहुत दूर होता है। और सबसे जब पास होता है उसे कहते हैं पेरिहीलियन। ठीक है ना, वो तारीख होती है 3 जनवरी। इसमें आपका जो सन होता है वो अर्थ के बहुत पास होता है। क्लियर है? अब एक और सवाल है जो आपको याद रखना चाहिए, वो ये होती है तारीख, ध्यान सुनो, 22 दिसंबर एंड 21 जून। क्लियर है? 21 जून को, और अच्छा एक और तारीख होती है 23 सितंबर। देखो, अब क्या होता है, जो आपका होता है यहाँ पर 23 सितंबर को तो इक्वल डे इक्वल नाइट होती है, मतलब जितना रात है उतनी ही नाइट है। मतलब 24 घंटे की बात करें तो 12 घंटे डे एंड 12 घंटे
नाइट। ये होता है इक्वल डे इक्वल नाइट 23 सितंबर को। 21 जून को आपका कौन सा डे होता है? सबसे बड़ा आपका डे होता है, सबसे बड़ा आपका डे होता है। और 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे बड़ी आपकी नाइट होती है। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी, ये आपका एग्जाम में बहुत ही कॉमन है भाई। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, जब इक्वल डे इक्वल नाइट होती है तो टेक्निकल वर्ड में हम उसे कहते हैं इक्विनॉक्सेस। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्सेस। और वो दो बार होता है, एक तो मैंने आपको बताया 23 सितंबर को, दूसरा होता है 21 मार्च को। जब 21 मार्च को होता है उसको कहता है वर्नल इक्विनॉक्स, क्योंकि उस वक्त स्टार्ट होता है आपका स्प्रिंग। और जब 23 सितंबर को होता है उसे हम कहता है ऑटमनल इक्विनॉक्स, और उसे हम कहते हैं ऑटम। क्लियर है? नाउ अब आता है समर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक मतलब क्या? लॉन्गेस्ट डे। मतलब टेक्निकल वर्ड देके तुमको कंफ्यूज कह रहे हैं, ठीक है ना। पर ये जब हम कह रहे हैं लॉन्गेस्ट डे, जरा सोच के देखो, ये नॉर्थन साइड पे ही लॉन्गेस्ट डे होता है, ऑस्ट्रेलिया में तो ये शॉर्टेस्ट डे होता है, ये ध्यान रखना। विंटर सोलिस्टिक वो आपका पढ़ाया था आपका दिसंबर में, याद आ रहा हो आपको, 22 दिसंबर। इसमें क्या होता है? हमारी जो नाइट होती है सबसे बड़ी होती है, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर पे रहते हैं उनके जो डे होता है सबसे लॉन्गेस्ट होता है। क्लियर है? ध्यान रखना है बात। एक आता है भैया कॉमेट। कॉमेट क्या होता है भैया? जो रॉक होती है उसके ऊपर ना आइसी जो चीज होती है वो इसके साथ रॉक के साथ घूम रही होती है, ठीक है। अब क्या होता है, यही जो रॉक वाला पार्ट है जब बहुत तेज से, मतलब कॉमेट जो पार्ट है बहुत तेजी से जा रहा होता है आसमान में, तो ये जो आइस होती है, ये जो आइस होती है ये पिघलना शुरू होती है और यही टेल का रूप ले लेती है। तो जो भी आपने कॉमेट देखे होंगे उनके पीछे जो टेल बन रखी है वो किसकी बन रखी है? आपकी आइस की वजह से, आइस के पिघलने से। दोबारा बता रहा हूं, जो आपको कॉमेट बना होता है रॉक से बना होता है और आइस से बना होता है। रॉक आपकी बीच में हो गई, आइस इसके चारों तरफ होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद कॉमेट घूम कहां रहे होते हैं? देखिए, जो आपका सोलर सिस्टम होता है उसके बीच में क्या होता है? सन। सन के पास एक चीज होता है प्लैनेट मार्स, ये आपका मार्स हो गया। उसके बाद आता है जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। ये आपके होते हैं एस्ट्रॉइड। बट अगर सोलर सिस्टम के चारों तरफ देखें तो पत्थर घूमते रहते हैं ऐसे। वो जो पत्थर होते हैं जो बार बार घूमते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉमेट। क्या कहते हैं? कॉमेट। तो ये हो गए आपके कॉमेट। अब इसके बाद जब हम आगे चलते रहा, कॉमेट अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छा, कॉमेट क्या धरती पे गिरते हैं? नहीं, कॉमेट कभी भी धरती पे गिरते नहीं, पर हाँ धरती के पास आ सकते हैं, हर साल हमें सुनने को मिलता है। दूसरा आता है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड का क्या होता है कि भैया, क्योंकि ये सन के बाद जो अपना मार्स होता है, मार्स के बाद ये आपकी जो बेल्ट होती है वहां पर ये घूम रहे होते हैं। कभी कभार ये उठ के अर्थ के चारों तरफ आ जाते हैं। अब जब अर्थ के चारों तरफ आ जाते हैं तो हम उसे कहते हैं मीटियोर। क्या कहते हैं? मीटियोर। नाउ अब ये मीटियोर जो होता है वो जब सन के, मतलब अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तब तक तो मीटियोर ही गएगा। पर मान लो वो अर्थ के अंदर आने लगे और गिरने वाला हो तो हम उसे कहते हैं मीटियोर। क्या कहते हैं? मीटियोर। और मान लो इस मीटियोर में जब इसकी स्पीड तेज हो जाती है तो इसके पीछे टेल सी डेवलप हो जाती है, जलने लगता है, तो इस जलने वाले को हम कहते हैं फायरबॉल, ठीक है। और मान लो ये जो फायरबॉल है धरती पे नहीं आ रही, धरती के पास से गुजर रही है, तो हम उसे कहते हैं फॉलिंग स्टार, या कई लोग इसे बोल देते हैं टूटता तारा, ठीक है ना। अब यहां तक की बात हो गई। अब मान लो ये मीटियोर गलती से धरती पे गिर गया तो इसकी स्पेलिंग बदल जाती है और कहते हैं इसको मीटियोराइट। क्या कहते हैं भैया इसको? मीटियोराइट, ठीक है ना। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, मीटियोराइट, ठीक है ना। ये होता है आपका कॉमेट, एस्ट्रॉइड, मीटियोराइट, मीटियोर और मीटियोराइट में फर्क। दोबारा बोल देता हूँ, लास्ट टाइम देख लीजिए भैया। पहला भैया हमने बात करी कॉमेट, जो सोलर सिस्टम के बाहर में मिलता है, रॉक होती है उसकी चारों तरफ क्या लगी होती है? आइस। सोलर सिस्टम के बाहर है, हमारी धरती से उसे कोई मतलब नहीं। एस्ट्रॉइड है, मार्स प्लेनेट के जस्ट बाद आपको क्या मिलता है? एस्ट्रॉइड मिलता है। उसके बाद इसी एस्ट्रॉइड से अगर कोई पत्थर बाहर निकल के आ जाए तो क्या होता है? वो मीटरॉइड होता है, ठीक। यही मीटरॉइड अगर धरती की तरफ आने लगे तो उसे हम कहते हैं मीटियोर। और उसमें खास बात ये होनी चाहिए कि वो जलना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है ना, होता है मीटियोर। और अगर धरती पे आके सक्सेसफुली गिर जाए तो हम उसे कहते हैं मीटरॉइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्लिप्स। लास्ट पॉइंट का ध्यान सुनिएगा। एक्लिप्स क्या होता है? ध्यान सुनना कि एक्लिप्स में दो टाइप के एक्लिप्स होते हैं, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। बहुत ध्यान सुनिए, आपने इससे पहले सुना नहीं होगा। देखो, सोलर एक्लिप्स में क्या होती है, जो सूरज की परछाई होती है वो अर्थ पे पड़ रही होती है, ठीक है ना। अब लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि अर्थ की परछाई आपकी कहां पड़ रही है? आपकी मून पे पड़ रही है। ध्यान रखना, यहाँ पर मून बीच में आ रखा है, यहाँ पर अर्थ बीच में रखी है। बहुत ध्यान सुना, पर समझ लो भैया, नाम में फर्क, नाम में फर्क है भैया, ध्यान सुन लो। जब मून बीच में आ रखा है तब हम इससे कहा सोलर एक्लिप्स, और जब अर्थ बीच में आ रखी है तब हम इसने कहा लूनर एक्लिप्स। नाउ अब भैया जरा लूनर एक्लिप्स को समझ लेते हैं। जब हम लूनर एक्लिप्स की बात कर रहे होते हैं तो क्योंकि बीच में क्या आ रखी है इसमें? अर्थ। तो अर्थ की शैडो आपकी कहां पर रखी है? आपकी यहाँ पर मून पे। अब जब इस पे मून पे पड़ रखी है तो क्या मून पे डायरेक्ट लाइट जा रही है?
नहीं जा रही है। अब जब डायरेक्ट लाइट नहीं जा रही है तो ये फिर भी हमें कैसा दिखता है, अगर आसमान में देखोगे तो आपको लाल रंग का दिख रहा है। सर ये कैसे हो सकता है लाल रंग का दिख रहा है? मैं समझाता हूँ लाल रंग का कैसे दिख रहा है। अब होता क्या है कि जो सूरज की लाइट होती है यहाँ से टकराने के बाद वो यहाँ पर गिरती है और फिर यहाँ से टकराने के बाद हमें दिखती है। तो आपको यहाँ पर जो लाइट दिखती है वो रेड कलर की दिखती है, ठीक है ना। आप कैसे दिखती है वो साइंस में मैं समझाऊंगा, साइंस के चैप्टर में। फिलहाल ये समझ लो कि यहाँ से निकली लाइट पहले यहाँ जाती है, यहाँ से टकरा के कहाँ जाती है, मून पे। मून से हमें दिखती है रेड रंग की। नाउ अगर मान लो आप धरती के इस वाले कोने पे खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो यहाँ पर, तो आपको पूरा का पूरा मून दिखेगा आपको लाल, बिकॉज यहाँ पर बन रहा है उम्रा। क्या बन रहा है? उम्रा, मतलब पूरा का पूरा चांद ढक गया है। पर मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े होने के बाद ये वाली जगह आपको पार्शली दिखेगी, ठीक है ना। तो पार्शली दिखने में इसे हम कहते हैं पेनुम्ब्रा, ठीक है ना, पेनुम्ब्रा। तो ये आपका कुछ इस तरह से होता है, देखो टोटली आपका ऐसा दिखेगा और जो आपका पार्शली वाला होता है, जो हल्की शेडोई पार्ट होती है, वो आपको यहाँ पर दिखती है पेनुम्ब्रा में। आप पार्शियल कहाँ दिखेगी? देखिए भैया पार्शियल आपको दिखने वाला पोजीशन ही बदल जाएगा। यहाँ पर तो आप खड़े होगे तो पेनुम्ब्रा वाला पोजीशन बन जाएगा और इधर आप खड़े हो तो आपका उम्रा वाला पोजीशन बनेगा। यहाँ पर कहीं आप खड़े हो तो ये आपको पार्शियली कवर आपको दिखेगा और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये होता है आपका लूनर इक्लिप्स की पूरी कहानी। नाउ लूनर इक्लिप्स जो हम बात करें उसमें क्या होता है, 5 डिग्री का टिल्ट होता है। सर 5 डिग्री का टिल्ट होता है, मतलब समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। अगर ये 5 डिग्री का टिल्ट ना हो तो हर कुछ टाइम बाद आपको दिखे। देखो अगर मान लो ये आपकी अर्थ है और अर्थ की आपको ऑर्बिट आपको दिख रही है वाली, हाँ जी दिख रही है। अब इस अर्थ की ऑर्बिट के सीध में नहीं है मून। भाई नॉर्मली ऐसा होता ना, ये अर्थ इसके सामने मून, ऐसा नहीं है। अगर ये अर्थ है, इसकी सामने वाली ये ऑर्बिट बैठ रही है, तो इसमें क्या करता है, थोड़े से एंगल पे, कितने एंगल पे, 5 डिग्री के एंगल पे यहाँ पर आपको मून दिखता है। मून एकदम सीध में नहीं होता, जिसकी वजह से आपको हर थोड़े टाइम बाद नहीं दिखता, लंबे समय के बाद लूनर एक्लिप्स आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? यहां तक की बात आपको याद होनी चाहिए। नाउ अब जब लूनर एक्लिप्स आपको देखने को मिलता है तो सवाल ये आता है कि लूनर एक्लिप्स कितने टाइम बाद देखने को मिलता है। करीबन 1.5 साल में आपको एक बार देखने को मिलता है। ये बात आपको याद करने वाली बात है। नाउ यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो जो चांद आपका लाल होता है वो किस फिनोमेना की वजह से लाल होता है, उसे हम कहते हैं रिले स्कैटरिंग। क्या कहते हैं उसे? रिले स्कैटरिंग। अगर आपको रिले स्कैटरिंग पता नहीं है क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, साइंस का जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहां पर मैंने बहुत डिटेल में बात की, पर अभी बस याद कर लो। तो रिले स्कैटरिंग में कई सारे रेनबो के कलर होते हैं, उसमें रेड सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, पावरफुल होता है, और रेड कलर हमें चांद से रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखता है। ये आपको याद रखना है। चलो अब यहां से हम आगे चलते हैं। अब आते हैं हम सोलर इक्लिप्स पे। सोलर इक्लिप्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि जो आपका चांद होता है वो पूरे के पूरे सूरज को छुपा लेता है। अब कैसे हो सकता है? सर सन तो बहुत बड़ा है, ये तो इतना सा है, मून इतना सा है। बिल्कुल, अगर मान लो सोचो ये इतना पास खड़ा हो तो भाई आपको ऐसा लगेगा कि सन ज्यादा बड़ा है। पर मान लो सन आपका बहुत दूर है तो और मून उसको पूरा कवर कर लेगा, नहीं कर लेगा। आप अपने सामने पेन रखो और पेन के जस्ट पीछे किसी आदमी को थोड़ा दूर पे खड़ा करो तो वो आदमी उस पेन के जस्ट पीछे कवर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही होता है सोलर इक्लिप्स में। तो मून और अर्थ की दूरी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है इस पीरियड ऑफ टाइम में, और पूरा का पूरा जो आपका सन होता है वो मून के सामने क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। क्लियर है? तो ये होता है आपका सोलर इक्लिप्स। ठीक है, सोलर इक्लिप्स होने की कंडीशन है कि वो न्यू मून डे होना चाहिए, मतलब पूरा चांद दिखने वाला समय होना चाहिए। पूरा चांद का मतलब नया चांद आने वाला समय होना चाहिए। न्यू मून मतलब नया चांद आने वाला समय होना चाहिए, तभी आपका सोलर इक्लिप्स दिखने को मिलता है। नाउ अब यहाँ पर जब हम सोलर इक्लिप्स की बात करते हैं तो सोलर इक्लिप्स को 4 हिस्सों में बांट दिया है। पहला है टोटल, जब पूरा का पूरा चांद सन को पूरा का पूरा ढक ले। दूसरा होता है एनुलर सोलर इक्लिप्स, जब हमें एक आउटर लेयर यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर ऑरेंज रंग की। फिर आता है पार्शियल, आधा ही ढका हुआ है। और तीसरा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? इन दोनों के बीच का होता है। टोटल और एनुलर के बीच में होता है। बहुत ही रेयर फिनोमेना है, कभी कभार ही देखने को मिलता है आपको। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कौन सा हिस्से में क्या क्या हो रहा है। देखो, जब आपका टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर आपको एक व्हाइट लाइट दिखती है। ये व्हाइट लाइट जो दिखती है ये सन की आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे हम कहते हैं कोरोना। क्लियर है? अब यहाँ पर आती है एनुअल सोलर इक्लिप्स। एनुअल सोलर इक्लिप्स में यही लाइट आपको ऑरेंज रंग की देखने को मिलेगी, और ऑरेंज रंग के दिखने पे इसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। और ये भी दिखती है क्योंकि आपको क्रोमोस्फेयर, जो सन की होती है क्रोमोस्फेयर, मैंने आपको पहले वाले चैप्टर पार्ट में पढ़ाई थी, क्रोमोस्फेयर, वो आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? अब लास्ट आता है पार्शियल। पार्शियल तो आपको पता ही है, आधा आपको दिख रहा है। और हाइब्रिड मैंने आपको जस्ट अभी ये बताया।
हाइब्रिड में क्या होता है, ये हिस्सा होता है एनुअल और टोटल एक्लिप्स के बीच का, ये बहुत रेयर फिनोमेना होता है, ठीक है, यहां तक की बात है यहाँ पर। अब आते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स में। आपको याद है टोटल लूनर एक्लिप्स आपको बताई थी 1.5 साल बाद, याद आ रहा है। पर अगर हम बात करें, एक होती है सरोज साइकिल। सरोज साइकिल क्या होता है, इस साइकिल में क्या होता है, आपका सन, अर्थ और मून नियरली आइडेंटिकल वे में अलाइन हो जाता है और उसके बाद आपका एक्लिप्स देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये वाली जो साइकिल होती है ये आती है 18 साल 11 दिन और 8 घंटे के बाद, ठीक है ना। सरोज साइकिल जब ये एग्जैक्टली एक लाइन में होते हैं, एग्जैक्टली एक लाइन में, क्लियर है, इस बात को याद रखना, ठीक। ये आपकी आती है 18 साल 11 दिन 8 महीने 8 घंटे बाद, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। अब इसके बाद हम आगे आते हैं कि ब्लड मून को क्या कहते हैं जरा, इसको आई होप लिख लिया हो आपने। नाउ अब आते हैं ब्लड मून। ब्लड मून ड्यूरिंग द लूनर एक्लिप्स। देखो ये जो ब्लड मून है मैंने आपको जो बताया, तो इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बताया कि जब आपका सन होता है यहाँ पर, उसके बाद अर्थ यहाँ पर आ गई और फुल मून यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर सन की रेस क्या पर यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। फिनोमेना पूछ जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन, क्लियर है। फिर ये सन की रेस यहाँ पर गिरती हैं उसके बाद यहाँ पर होती हैं, तो यहाँ पर कौन सा फिनोमेना होता है, उसे हम कहते हैं रिले स्कैटरिंग। ये बेटा आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखना, रिले स्कैटरिंग, ठीक है ना। चलो यहां तक हो गई बात। अब मैंने आई थिंक सब कुछ ही आपको बता दिया है कि ना। अच्छा जरा बताओ, जब रिंग ऑफ फायर होती है तो सन की कौन सी लेयर आपको देखने को मिलती है, क्रोमोस्फेयर, ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखना। ये भी आई थिंक हो चुका है, ठीक है। अच्छा 2-3 बातें हैं जो मेरे हिसाब से नहीं हुई है, वो मैं आपको और जिक्र करके बताता हूँ। ये देखो, जब आपको सोलर इक्लिप्स हो रहा होता है और आपकी जो सन की ऐसी रेज दिख रही होती है तो हम उसे कहते हैं डायमंड रिंग इफेक्ट, ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना। और जब आपको बीट्स फॉर्म में ये दिखने लगे सन की कुछ पार्ट्स, उसे हम कहते हैं बेले बीट्स। क्या कहते हैं उसे, बेले बीट्स। इसमें हम एक बड़ा अच्छा टॉपिक करेंगे जो कि एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन नहीं है, बट ये टॉपिक आपके सीडीएस एग्जाम में देखा गया है ना। बड़ा अच्छा टॉपिक है, वो है लैग्रेंज पॉइंट। अगर मैं लैग्रेंज पॉइंट को आम भाषा में बोलूं, तो अगर मैं लैग्रेंज वर्ड को हटा दूं तो ये आम शब्द में हो गया पार्किंग पॉइंट। मतलब कि आप स्पेस में कोई एक जगह अपना व्हीकल, अपनी सैटेलाइट, अपना यूएफओ, अपना स्पेसक्राफ्ट जहां पार्क कर सकते हैं, वो है पार्किंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताओ, मान लो ये एक ओशन है, ठीक है ना, और इसमें अगर आपने बोट ऐसी छोड़ दी तो बताओ क्या होगा, सर ये बोट आगे कहीं चली जाएगी। इसका मतलब यहां पर कोई आपको एक पोल लेना पड़ेगा जहां से आपको ये बांधनी पड़ेगी, राइट। अब अगर आपने इसे बांधी तो ये बोट कहीं जाएगी नहीं, ठीक, और आपकी बोट क्या हो गई, पार्क। सेम वे अगर हमें स्पेस में कोई भी चीज पार्क करनी पड़े तो वो कहाँ पार्क करें। मान लो मुझे एक सैटेलाइट रखनी है तो कहाँ रखें। ये भी तो होता है कि सैटेलाइट अगर मान लो मैंने सन के चारों तरफ रखी, फॉर एग्जांपल ये वाली जो चीज है ये सन है, सन के चारों तरफ रखी और धीरे धीरे टाइम के साथ ये भैया सन में आके गिर गई, खत्म हो गई सैटेलाइट। इतना पैसे से मैंने बनाई और सैटेलाइट गायब हो गई ना। तो ऐसा ना हो तो स्पेस में ऐसी जगहें ढूंढी गई जहां पर अगर आप कोई चीज रख दो तो वो वहां वैसे ही रहेगी, उसे कहा गया लैग्रेंज पॉइंट, या आम शब्द में कहें तो पार्किंग पॉइंट। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। नाउ लैग्रेंज पॉइंट समझने के लिए ना 2 बड़ी बॉडीज होनी चाहिए, मतलब 2 बड़े या तो प्लैनेट हो या सन या अर्थ जैसा कुछ हो। तो अभी जो हम लैग्रेंज पॉइंट को समझेंगे वो हम समझेंगे सन और अर्थ के रेफरेंस में, ठीक है ना। सभी चीजों में होता है, मान लो जुपिटर में भी होगा, जुपिटर में भी होता है, ये सैटर्न में भी होता है, सभी चीजों में होता है, पर हम किस में बात करते हैं, अर्थ एंड मून में। नाउ अब अर्थ एंड मून में हम बात करें तो ये लैग्रेंज पॉइंट दिखता कैसा है। अगर मैं आपके सामने बात करूं तो ऐसी कोई एक सरफेस हो जाती है कि फॉर एग्जांपल कि मैंने यहां पर आपके सामने यहां पर सन बनाया, कहां गया भाई, यहां पर मैंने आपके सामने सन बनाया। अब मुझे मान लो हो, समझो कि अगर ये सन है, ठीक है, और इस सन को मैंने कह दिया ये 100 kg की बॉल है, और मान लो मैं इसे बेड पे रख दूं, तो क्या बेड जरा सा भी ऐसे नहीं होगा, सर होगा। और उसके बाद शेप ऐसी नहीं बनेगी एकदम फ्लैट टाइप की, सब बनेगी बिल्कुल सर ऊपर की तरफ फ्लैट शेप की बनेगी। नाउ अब मैंने क्या करा, एक 50 kg की बॉल रखी, तो क्या अगेन शेप ऐसे नहीं बनेगी, कर बनेगी। अब मुझे जरा लॉजिक के साथ बताओ, अगर मान लो मुझे कोई ऑब्जेक्ट रखनी हो, ध्यान सुनना मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मुझे कोई ऑब्जेक्ट रखनी हो तो यहां पर तो था 100 kg की बॉल और यहां पर है 50 kg की बॉल,
मैं चाहता हूं कि वो ऑब्जेक्ट गिरे ना, तो क्या मुझे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखनी चाहिए? नहीं सर, ये तो नीचे की तरफ आ जाएगी। और यहाँ पर रखूंगा सर, यहाँ भी नीचे आ जाएगी। यहाँ पर रखूंगा सर, यहाँ भी नीचे आ जाएगी। यहाँ पर रखूंगा सर, यहाँ भी नीचे आ जाएगी। अगर सर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एकदम बीच में कहीं रखो तो स्टेबल रहेगी। यही तो बात है, इसी को कहा गया लैग्रेंज पॉइंट। तो 2 मिनट के लिए अगर मैं इसे सन कह देता हूं और इसे मैं क्या कह देता हूं, अर्थ, तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में सैटेलाइट रखनी है तो मैं कहां पर रखूंगा? मैं यहां पर रखूंगा। अब ऐसे इन्होंने कितने पॉइंट ढूंढे, जरा देखते हैं। यहां पर देखो, अगर मान लीजिए आप इसे सन मान रहे हैं और इसे आप अर्थ मान रहे हैं, क्लियर है, तो इन्होंने कहा कि हमने ऐसे 5 पॉइंट ढूंढे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। ऐसे इन्होंने 5 पॉइंट ढूंढ डाले। नाउ अब जब इन्होंने 5 पॉइंट ढूंढे तो इन्होंने इस चीज को भी क्लासिफाई करा। देखिए, इन्होंने कहा कि जो पार्किंग स्पेस है उसमें ये वाला जो पॉइंट है L1, L2, L3, ये थोड़ा अनस्टेबल है। ठीक है ना? अनस्टेबल कैसे है कि मान लो थोड़ी सी ना यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी खास लगानी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि वो ड्रिफ्ट हो जाए। ड्रिफ्ट का मतलब क्या था? फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि अगर मान लो आपने इस पॉइंट पे अपनी सैटेलाइट पार्क करी तो ऐसा हो सकता है थोड़े टाइम बाद वो ऐसे घूमने लगे और घूमते घूमते वो अंदर इसकी ग्रेविटेशन में जाके गिर रहा है। तो उसने कहा थोड़ी सी आपको अपनी फ्यूल एनर्जी लगानी पड़ेगी कि जैसे ही नीचे की तरफ जाए अपना इंजन ऑन करो, वापस से स्टेबल करो। बार बार स्टेबल करना पड़ेगा इन द पॉइंट ऑफ L1 पे, L2 पे एंड L3 पे। यहां पर आपको स्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है ना? थोड़ा यहाँ पर अनस्टेबिलिटी है। L4 एंड L5 काफी स्टेबल है। इसमें क्या होगा कि एक बार आपने पार्क कर दिया, आपको अपना इंजन ऑफ कर दो, वो सालों साल वहीं रहेगा। भविष्यवाणी के तौर पर, भविष्यवाणी करना मतलब साइंस के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अगर कभी स्पेस कॉलोनीज बनाई गई कि अर्थ खत्म ही हो गई और स्पेस कॉलोनी बनानी पड़ी, तो वो L4 और L5 पॉइंट होंगे जहां पर स्पेस कॉलोनीज बनाई जाएंगी। ठीक है ना? नाउ अब यहां तक की बात तो मैं समझ में आ गई होगी। अब ये जो पॉइंट्स हैं इस पे कुछ चीजें हैं जो हमारी लगी हुई हैं। जैसे सन और अर्थ के वाला पॉइंट है L1 और यहाँ पर ना सोलर ऑब्जर्वेटरीज लगी हुई हैं, जिसे हम सोहो कहते हैं। दूसरा है जो अर्थ के पीछे बैठता है वो है स्पेस टेलीस्कोप। जो मैंने जितने भी स्पेस टेलीस्कोप बड़े लगे हुए हैं वो आपके यहाँ पर हैं। ठीक है? नाउ अब इसके बाद आ जाता है आपका L3 पॉइंट। ठीक है? L3 पॉइंट अगर आप देखो तो L3 पॉइंट कहाँ है आपका? यहाँ के सन के जस्ट पीछे वाला पॉइंट। ठीक है? नाउ अब ये 3 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको समझना है L4, L5। ये एग्जाम में पूछा गया है आपके। वो ये कहता है कि L4 पॉइंट ये कहता है कि ये बनाता है सन से 60 डिग्री एंगल और ये भी बनाता है 60 डिग्री एंगल। और अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये भी बनाता है 60 डिग्री एंगल। अब मुझे बताओ, अगर ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। वेरी गुड। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया? हाँ। तो इसने सवाल आपसे पूछा था ये, अगर इन सन अर्थ सिस्टम, सन अर्थ एंड लैग्रेंज पॉइंट L4 कौन सा पॉइंट हो गया? L4 कौन सा पॉइंट हो गया आपका? ये वाला। ठीक है ना? तो वो पूछ रहा है कि वो क्या ट्रायंगल फॉर्म करेगा। क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, स्केल एंड ट्रायंगल फॉर्म करेगा? तो आंसर क्या हो गया आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। यही बात था जो आपको पूरा याद रखना है। दूसरी बात, अगर वो इन डेप्थ आपके पास पूछ ले तो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली आपको चीज ध्यान रखनी है कि वहां पर जो आपका L1, L2, L3 अनस्टेबल है। अगर वहां पर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको फ्यूल चाहिए होगा। और L4, L5 के आपका स्टेबल पोजीशन है आपकी। ठीक है? दूसरी बात, L4, L5 के बारे में पता कैसे लगा? वहां पर आपका जो है ट्रोजन एस्ट्रॉइड लगा हुआ है। वहां पर पहले से ट्रोजन एस्ट्रॉइड था जिससे हमें पता लगा कि यार ये जगह बड़ी स्टेबल है। ठीक है ना? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये होता है आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स खाता। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया हो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार। मेरे पास व्यूज कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे, पर तुमने अगर आज कह दिया ना क्लास में मजा आ गया, यार दिन बन जाएगा मेरा। तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी। और इस क्लास की मैं तुम्हें PDF और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करो। तो आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।